नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर एक्सपो। और अभी वर्तमान में जो बजट आया है, केंद्र सरकार ने जो बजट जारी की है, उसमें एक बहुत नई चीज़ जो इस बार हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई है, खासकर कॉमन मैन से, खासकर आम आदमी से, और वो है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। बहुत सारे सवाल कल से लोगों के दिमाग में है कि डिजिटल करेंसी है क्या, आरबीआई अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा इसको लेकर के बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर आम आदमी जानना चाहता है। तो साथियों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आदित्य कुलश्रेष्ठ जी, टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं और तकरीबन 8 साल का अनुभव इस लाइन में आप रखते हैं। और मेरे पास सवालों की एक पूरी लिस्ट है सर, जिस पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सर, सबसे पहला तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, इन दोनों में क्या कोई फर्क है या ये दोनों एक ही हैं, या टेक्निकली ये नाम अलग अलग है? क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में जो है वो अच्छे से स्पष्ट नहीं है। डिजिटल करेंसी से हमारा मतलब है एक ऐसी करेंसी जो सेंट्रलाइज्ड हो, जो सेंट्रल सिस्टम के बैक्ड हो, जो हमारा देश का बैंकिंग सिस्टम होता है उसके अंडर में जो करेंसी बनेगी उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए डिजिटल करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट ही है एक ऐसा करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। तो सर यहाँ पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अगर आने वाले टाइम में, जैसा कि कल हमारे बजट में भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई, अगर भारत सरकार अपना एक नया डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो वो एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी होगा। उस डिजिटल करेंसी को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंडर कंट्रोल एक बॉडी होगी, एक गवर्नमेंट की, जिसे कंट्रोल कर पाए। या एक गवर्नमेंट बॉडी होगी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक आम आदमी की तरह अगर मैं इसे समझूं, तो जो क्रिप्टो था वो एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है, मतलब जिस पर किसी तरीके की कोई वित्तीय कोई अधिनियम लागू नहीं होते, कोई सरकारी कोई नियम इस पर लागू नहीं होते। तो इसे असुरक्षित माना जा सकता है, या ये है ही असुरक्षित? सर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, लेकिन अगर एक देश की सरकार उसे रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो कुछ बदलाव करने के बाद ये कंट्रोल करना संभव है, किया जा सकता है। अच्छा, कल जब बजट आता है और उसके बाद जब इसको टैक्स के दायरे में लिया जाता है, इंडिया में ये कहा गया है कि इस पर 30% टैक्स होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार इसे लीगलाइज कर रही है, ये इंडिया में लीगल होगा? जी बिल्कुल सर। अगर भारत सरकार, जैसा कि 30% आपके क्रिप्टो अर्निंग से होने वाले प्रॉफिट पर भारत सरकार ने बोला कि वो 30% का टैक्स लगाएगी, तो वो 30% के टैक्स के साथ भारत सरकार इसको एक लीगल सिस्टम की तरह, ये एक लीगल टेंडर के रूप में, जिस तरीके से रुपी वगैरह जो है वो यूज होता है, उस तरीके से ये नहीं सर, लीगल टेंडर और इसको एक्सेप्ट करने में, दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर है। मैं आपको समझाना चाहूँगा। लीगल टेंडर एक ऐसी व्यवस्था होती है किसी भी देश के अंदर, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ उस देश की सरकार के द्वारा घोषित जो मुद्रा है, मैं उसी के थ्रू उसको ले पाऊंगा या खरीद और बेच पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट है। जिस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट है, हम अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और इस प्रोसेस से, खरीदने और बेचने की प्रोसेस से हम जो भी प्रॉफिट करते हैं वो हम शेयर मार्केट में करते हैं। सेम वही चीज है, हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे ट्रेड कर पाएंगे। एक सवाल ये आता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी होगी, या ये जो डिजिटल जो चीज मनी जो होगी, जो कि अब बैंक लॉन्च करेगा, आरबीआई लॉन्च करेगा, तो ये आम आदमी इसको किस तरीके से ले पाएगा? क्या ये और रुपया एक ही होगा, या इन दोनों में कोई फर्क होगा? या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके देश में दो तरह की करेंसी चल जाए? हमारे देश में पेमेंट करने के लिए सिर्फ एक कैश की ही व्यवस्था उपलब्ध थी, नगद ही लेन देन हम कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हुई तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हम IMPS और NEFT के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर कर सकते थे।
थोड़े टाइम पहले यूपीआई की फैसिलिटी हमें मिली, तो हम यूपीआई और ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और हम पेमेंट अधिकतर लोग यूपीआई को यूज करने लगे। लेकिन अभी जो डिजिटल करेंसी का जो कॉन्सेप्ट आरबीआई लॉन्च करेगी या करने की संभावना है, वो ऐसा होगा कि जिस तरीके से आपके खाते में 100 रुपए हैं, अभी वो 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में और आप उसको देख सकते हो, उन 100 रुपए की वर्थ इंडिया के अंदर 100 रुपए ही है। इसी तरीके से जब वो 100 रुपया आपके पास डिजिटली होगा, सरकार द्वारा बताया गया जो भी पेमेंट जिस भी तरीके से वो उसको डिजाइन करेंगे, तो उस सिस्टम के अंदर जब वो आपको 100 रुपए डिजिटली होगा तो उसकी कीमत भी 100 रुपए कैश के बराबर ही होगी। अच्छा, मतलब वो और जो अगर वो लॉन्च होता है भारत में, जिसके पास डिजिटल मतलब क्रिप्टो हो, चाहे उसके पास अपना जो रुपया हो, वो वैल्यू उसकी वर्थ दोनों की वर्थ एकदम बराबर रहेगी। अच्छा, इसे कहीं पे भी चलाया जा सकता है, मतलब आम भाषा में बात करें तो इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, इसको इसके खरीदने के कुछ नियम अलग होंगे? सर देखिए, अभी सिर्फ हमारा बजट सामने आया है, बजट के सामने आने के बाद बहुत सारे रिविजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और बदली जाती हैं, चीज़ें और बहुत स्पष्ट होंगी। अभी तक हमारे सामने चीज़ ये है कि क्रिप्टो को एक तरीके से टैक्सेशन में ला दिया गया है, और जो आम बाजार में एक फियर बना हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको क्लियर कर दिया गया है कि अब आप स्वतंत्र रूप से डर के साए से लोग बाहर आ चुके डर के साए से आप बाहर आ चुके हो और आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। आप उसमें आपको सरकार की तरफ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे चलकर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से सरकार इसको इंट्रोड्यूस करती है एज ए पेमेंट सिस्टम, डिजिटल करेंसी को, और हम किस तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे। मेरा एक सवाल आपसे और है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो इसको एक्सचेंज करना चाहता है रुपीज से या किसी भी दूसरी मुद्रा से, तो क्या ये पॉसिबल होगा? इसमें इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे क्रिप्टो को रुपए से या डॉलर से, इनसे जैसे एक्सचेंज होता है? जी बिल्कुल सर, ये संभव है एक्सचेंजेस के माध्यम से। एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर अपने INR को, जो कि आपका नेटिव करेंसी है, उसको वहां पर जाके डिपॉजिट करेंगे और वहां जाकर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और खरीद कर और बेचकर आप उस पर अपना फायदा बना सकते हैं। और जब आप चाहेंगे कि हाँ मुझे फायदा हो चुका है, आप उसको वहां पर बेचकर अपना पैसा वापस से अपने बैंक अकाउंट में ले लेंगे। इस प्रोसेस पर जो भी सरकार का टैक्स रहेगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा और इस तरीके से आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे सर। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि डिजिटल पेमेंट मेथड आए और उसमें ऐसी चीज़ें हुई कि लोग जो है वो डिजिटली पे करने लगे, और अगर आज हम वर्तमान समय की बात करें तो अधिकांश जो पेमेंट्स है वो डिजिटल हो रहे हैं, QR कोड वगैरह ऐसी चीज़ें, सुविधाएं हैं कि आप वो कर सकते हो। तो क्या इसमें भी ऐसे कोई ई वॉलेट्स बनते हैं या बनेंगे, और ऐसे कुछ QR कोड्स होंगे जिनको स्कैन करके इसको यूज किया जा सकता है लेने देने में या शॉपिंग्स करने में, खरीदारी करने में, इस तरीके से कुछ? सर, क्रिप्टो करेंसी को यूज करना और ट्रांसफर करना बहुत आसान है, और इतना ही आसान है जितना आप बोल रहे हो। अगर आपको मुझे क्रिप्टो करेंसी भेजना है तो मैं जस्ट आपको अपना QR कोड शो करूंगा और आप उस QR कोड को स्कैन करके कुछ सेकंडों के अंदर आपने वहां से ट्रांसफर किया और मेरे पास मेरा वो क्रिप्टो करेंसी पहुंच जाएगा। तो ये उतना ही आसान है जितना आप अभी UPI करने के लिए QR कोड स्कैन करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए हम कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट के रूप में हम किसी को एक अमाउंट देते हैं, है ना? तो क्या ये भी गिफ्ट की जा सकती है? बिल्कुल सर। और अगर ये गिफ्ट की जाएगी तो क्या ये टैक्स फ्री होगी इसमें, या इसमें गिफ्ट करने पर भी टैक्स? सर, क्रिप्टो करेंसी बहुत आसानी से आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने किसी भी प्रियजन को कोई भी क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपके द्वारा गिफ्ट की हुई क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स बनेगा। बिल्कुल बनेगा। वो टैक्स पेड होगा। ये कुछ इसी तरीके से है, अगर आज आप कोई भी एक बड़ा कीमती सामान खरीदकर अपने किसी प्रियजन को दोगे, तो अगर आज आप एक कोई महंगी कार किसी को खरीद के देते हैं तो उस कार के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर भी आपको गिफ्ट देने पर भी टैक्स देना होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि क्या ये
दान की जा सकती है क्रिप्टो करेंसी? जैसे कि हम रुपीस की अगर बात करते हैं तो उसमें एक डोनेशन का एक हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है, जिसमें हम कहीं पे भी एक रुपीस को डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट उस पर हमको जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू जो है वो उस पे टैक्स की रिबेट भी देती है। सर इस डोनेशन पर टैक्स का रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो गवर्नमेंट ही आने वाले टाइम में जाकर क्लियर करेगा, बट निश्चित रूप से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डोनेट किया जा सकता है। अभी तक इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के लिए जो भी नॉर्म्स थे वो क्लियर नहीं थे, इसलिए अभी तक ये चीजें हमें सबको पता नहीं थी। लेकिन ऑलरेडी इंडिया के बाहर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में डोनेट कर सकते हैं, और निश्चित ही रूप से जब अभी इंडिया में ये एक्सेप्ट हो रहा है और टैक्सेशन के दायरे में आ रहा है तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि हम इसके थ्रू टैक्स दे इसके थ्रू डोनेशन दे पाए। और जो रिबेट्स हैं वो भी सर रिबेट पर व्यवस्थाएं फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्या नियम उसके ऊपर, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से हम इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर क्रिप्टो करेंसी लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता है कि अभी इसके साथ वो जो है इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए सबसे सेफेस्ट वे, सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका है, देखिए, जिसमें वो चीटिंग से भी बचे और एक सुरक्षित तरीके से अगर कोई, क्योंकि इसके बाद हो सकता है इतना जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातचीत हुई तो लोग इसको लेकर के और आगे इसको खरीदने की भी प्रोसेस में रहेंगे, तो क्या दर्शकों को आप बताना चाहते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिससे सुरक्षित तरीके से इसके साथ डील की जा सकती है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। जिस तरीके से हमें अपना बैंक में अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप जाकर अपना एक इजी प्रोसेस के थ्रू अकाउंट बना सकते हैं, और आपको करना यह है कि एक बार आपका अकाउंट बन गया और आपने सारी केवाईसी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, उसके बाद आपको अपना जितना भी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में आप चाहते हैं उतना अमाउंट आप उस एक्सचेंज पे डिपॉजिट करवाएं, और उस डिपॉजिट किए हुए अमाउंट से आप अपने मन चाहे क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। ओके। अच्छा, इस बीच में यदि दर्शकों को कोई सवाल होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट पर निश्चित तौर पर हम लोग कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, दर्शकों का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके कमेंट के सवालों का हम जवाब दें। जी, एक बात जो और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये करेंसी काम कैसे करती है? थोड़ा सा एक बार इसको आप ब्रीफ हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कैसे ये काम कैसे करेगी, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये बढ़ती कैसे है? जैसे कि रुपीस में ब्याज मिलता है और वो इंक्रीज होता है, तो ये कैसे काम करती है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक सिस्टम पर काम करती है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनी है और काम करती है। दूसरी चीज आपने बोला कि किस तरीके से वो बढ़ती है या किस तरीके से उसका प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल एसेट, चाहे वो शेयर मार्केट हो या वो क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी फाइनेंशियल एसेट के बढ़ने के पीछे कुछ कारण होते हैं। दो मेजर कारण जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, एक होता है फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल रीजन की उस फाइनेंशियल एसेट से जुड़ी क्या ऐसी कोई खबर है जिसकी वजह से वो बढ़ी है या घटी है, और मार्केट में कोई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आई है, मतलब जी मार्केट में उससे रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज आई है या उस पर्टिकुलरली एसेट ने ऐसा कोई अपडेट दिया है जिसकी वजह से उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई हो, या अचानक से मार्केट में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज आ गई हो जिस वजह से उसकी कीमतें गिर गई हो। तो इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं सर फंडामेंटल। मैं बोलूं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम फंडामेंटली या प्राइस उसके मार्केट के रूमर्स के बारे में, न्यूज से रिलेटेड उस एसेट की कीमत में बढ़ना या गिरावट को देखते हैं फंडामेंटल रीजन की वजह से। और दूसरा तरीके का रीजन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो है टेक्निकल रीजन। जब भी कोई भी एसेट जब बढ़ता है या घटता है तो उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस भी होते हैं जिसको टेक्निकल एनालिस्ट
समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ से उसकी कीमत ऊपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने इसे इस बजट में जो है वो एक तरीके से टैक्स में ला दिया है क्रिप्टो करेंसी को, तो इसको लेकर के आप भारत का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? कितने चेंजेस या किस तरीके के बदलाव अब जो है वो आगामी समय में आप लोग देखते हैं एज ए एक्सपोर्ट? सर पहले तो मैं भारत सरकार के इस क्रिप्टो को टैक्सेशन में लाने के इस स्टेप को सराहूंगा और मैं प्रशंसा करता हूं भारत सरकार के इस कदम की। और निश्चित रूप से भारत सरकार ने इसको जो एक्सेप्ट करा है, इस वजह से हमारे देश में और इन्वेस्टर्स आएंगे और ट्रेडिंग को भी थोड़ी बढ़ावट मिलेगी और निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। इसका निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करनी चाहिए और आने वाले टाइम में हमारी युवा पीढ़ी के लिए और नए नए मौके खुलेंगे। अभी तक जो लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ था वो क्लियर होगी वो सिचुएशन और हमारे लिए नए नए रास्ते आएंगे सामने।